स्वागत है दोस्तों एक बार दोबारा से उत्कृष्ट क्लासेज बाई श्रीकांत सैनी यूट्यूब चैनल में। अपन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 12 कक्षा 10 की वृत्त। उसके अंदर अपन ने 12.2 पूरी कर ली थी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं 12.3, जिसकी पहली प्रमेय है एक चाप द्वारा, चाप बोले तो आर्क द्वारा, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यह अपन सिद्ध करेंगे। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा कि 6 नंबर का प्रश्न बनता है, जो डी पार्ट होता है पेपर का, उसके अंदर 6 नंबर का प्रश्न बनता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रश्नावली 11 में से ही 6 नंबर का आता है, लेकिन 30, 13वीं और 12वीं प्रश्नावली में से भी 6 नंबर का प्रश्न बनता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। चित्र बना लेते हैं इसका। ये अपना वृत्त हो गया। अभी कह रहे हैं कि एक चाप, अपन एक चाप ले लेते हैं। चाप क्या होता है? चाप होता है परिधि का एक टुकड़ा, आर्क, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट होता है। तो ये अपना चाप हो गया ए बी, ये हो गया चाप, यहां से और यहां तक का चाप हो गया अपना। चाप द्वारा वृत्त के केंद्र, सेंटर, ये हो गया सेंटर पर अंतरित कोण। मैंने पहले बताया था कैसे बनता है चाप द्वारा कोण, कैसे बनता है? ए से भी रेखा खींच जाए, केंद्र पर बना रहे तो केंद्र तक जाए, और बी से भी जाए, कहां तक? केंद्र पर बना रहे तो केंद्र पर जाए। तो ये जो कोण है वो किसके द्वारा बन गया? वो कोण बन गया चाप ए बी के द्वारा बन गया। चाप ए बी के द्वारा कहां पर बन गया? केंद्र पर बन गया। इसका नाम क्या होगा? ए ओ बी होगा इसका नाम। क्या कर आगे? केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण वृत्त के शेष भाग। अब वृत्त का शेष भाग कौन सा बच गया? जब ये चाप है तो इधर वाला बच गया पूरा, शेष भाग यहां से लेकर और यहां तक बच गया। शेष भाग के किसी बिंदु, अब वो चाहे कोई सा बिंदु ले सकते हैं, पर इसके ऊपर कहीं पर भी बिंदु ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये बिंदु ले लिया, इसका नाम क्या दे दिया? सी दे दिया, सी पॉइंट दे दिया इसका नाम। किसी बिंदु पर अंतरित कोण किसके द्वारा? इसी चाप के द्वारा। इसी चाप के द्वारा इस परिधि के किसी बिंदु पर अंतरित कोण कैसे बनेगा? कोण वापस वही, ए से मिला दो, सी तक पहुंचा दो, और सी को मिला दो बी से, क्योंकि ए से भी सी तक जाना चाहिए और बी से भी सी तक जाना चाहिए। इस प्रकार से ये कोण बन गया। अब ये सिद्ध करना है कि केंद्र पर अंतरित कोण 2 गुना होता है, मतलब ये कोण इसका 2 गुना होता है। प्रमेय तो याद रखनी है, साथ में ये बात दिमाग में लगा लीजिए, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो इसके परिधि पर जो कोण बन रहा है उसका क्या होगा? 2 गुना। ये 2 गुना होगा इसका, परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना कोण होगा केंद्र पर अंतरित कोण। आगे देखिए, इसको हल करने सबसे पहले लिखा जाता है दिया है, गिवन। तो दिया है में लिखा जाएगा कि चाप ए बी द्वारा परिधि पर अंतरित कोण और केंद्र पर अंतरित कोण। चाप ए बी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कोण ए ओ बी, वह परिधि पर अंतरित कोण, कोण ए सी बी, ये ए सी बी ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? टू प्रूव, सिद्ध करना है, टू प्रूव। सिद्ध क्या करना है? केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो कौन होता है 2 गुना? ये कोण। तो कौन सा कोण? कोण ए ओ बी होता है इक्वल, क्या होता है? 2 गुना होता है। किसका होता है? परिधि पर अंतरित कोण का। किसका? ए सी बी का 2 गुना होता है ए ओ बी। ठीक है, देखिए प्रमेय सिद्ध कर रहे हैं, थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन या रचना करनी पड़ेगी।
तो अब इसमें देखिए अपन दोस्तों क्या रचना कर रहे हैं, अपन इसमें रचना कर रहे हैं सी से होती हुई एक रेखा खींच रहे हैं जो कहां से जाएगी, ओ से होती हुई जाएगी। बिंदु सी से ओ से होकर जाने वाली रेखा खींची, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं डी चाहे तो, नहीं तो ना दे तो कोई बात नहीं, नहीं देते इसका नाम, ठीक है। तो रचना हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। कंस्ट्रक्शन में क्या किया आपने, बिंदु सी से ओ से होकर जाती रेखा खींची, लाइन खींची। कहां से खींची, बिंदु सी से खींची है, पॉइंट सी से ओ से होकर जाती हुई, सेंटर से जाती हुई रेखा खींची। अब इसको अपन प्रूव कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। उत्पत्ति सिद्ध करने से पहले मैं आपको समझा दूं कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए त्रिभुज का नियम आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में। देखो ट्राइएंगल का एक नियम होता है दोस्तों कि यदि इसकी किसी भी भुजा को अपन बढ़ा दें, किसी भी साइड को बढ़ा दें, तो बढ़ाने पर जो बनने वाला बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, ये बाहर का कोण, वो इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोण कौन से होते हैं, इसके अंदर के अभिमुख, ये एक तो और एक ये कोण, इन दोनों के टोटल के बराबर ये कोण होता है। दिमाग में बैठ जानी चाहिए यदि याद नहीं हो तो, कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा को बढ़ाने पर, एक साइड को बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, वो उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये होता है। ये बात इसमें काम में लेंगे। कहाँ काम लेंगे, कि ये जो कोण है जिसको आप चाहें तो एक नाम दे सकते हैं, वो किसके बराबर होगा, इसको बढ़ाए ना, इसको बढ़ाए हैं, इस भुजा को, कौन से त्रिभुज में, ACO में, इसको बढ़ाए हैं, तो ये किसके बराबर होगा, एक तो इस कोण के और एक इस कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले ट्राइंगल में CBO में ट्राइंगल में ये जो दूसरा एंगल मान लेते हैं अपन, दूसरा एंगल ये है, तो ये किसके बराबर होगा, ये एक तो इसके बराबर होगा और ये एक इसके बराबर होगा, योग के बराबर होगा, ठीक है। अब इन दोनों का योग इसके बराबर, इन दोनों का योग इसके बराबर। अब अपन कह सकते हैं कि देखो ये रेडियस है, CO रेडियस है, AO रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगी, ये और ये बराबर होंगी। तो इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये बराबर होगा, क्योंकि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो क्या कहलाता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर, तो उनके सामने के दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन बातों को अपन उपयोग में लेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं ट्रायंगल ACO में। लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ACO में, त्रिभुज ACO में एक बार लिख देते हैं, क्योंकि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाने पर बना बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल, बहिष्कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, ये अपन कह सकते हैं। बहिष्कोण ये और अंतराभिमुख कोण कौन से, ये नहीं, इन दोनों कोणों के योग के बराबर ये अकेला होता है। ये दिमाग में बैठ जानी चाहिए। आगे देखिए, इसलिए अपन कह सकते हैं कि कोण एक बराबर होगा कोण AOB के। मैंने दो पार्ट किए हैं, एक तो इस लाइन के इधर वाला, एक इस लाइन के इधर वाला, दो नाम दे दिया है उसको अपन ने। तो कोण एक, एंगल फर्स्ट
वो होगा इक्वल इन दोनों के सम के बराबर, सम ऑफ द ACO एंड CAO इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो लिख देंगे एंगल ACO प्लस एंगल CAO, ACO CAO मतलब ये कोण इसके नहीं, इसके अलावा बच गए दो कोण, एक तो ये और ये, इन दोनों के योग के बराबर ये होगा। ठीक है, अब अपन कह सकते हैं चूंकि CO और AO दोनों क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होंगी, पता है आपको। चूंकि CO बराबर है AO, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्या है ये, तो बराबर होंगी, रेडियस बराबर होती है। तो जब ये दोनों बराबर है तो इस प्रकार से तो ACO एक कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये आइसोस्केल ट्रायंगल हो गया। ACO एक समद्विबाहु त्रिभुज गया जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, समान, टू साइड्स आर इक्वल, तो इसके दोनों कोण भी क्या होंगे, समान। इसके सामने का ये एंगल और इसके सामने का ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो CO इक्वल AO, इसलिए एंगल ACO इक्वल होगा एंगल CAO। कारण क्या है, क्योंकि त्रिभुज ACO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब अपन क्या कर सकते हैं, अपने को इससे मतलब नहीं है। क्यों नहीं है मतलब, क्योंकि अपने को बात किसकी करनी है, केंद्र पर अंतरित कोण की और परिधि पर अंतरित कोण की, सही है कि नहीं। तो इससे मतलब नहीं है, तो इसको इसके बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये कोण लिख सकता हूं। कोण से को CAO को, CAO अपने को नहीं चाहिए, उसको जगह ACO लिख सकते हैं, किसमें, इसमें, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं, तो इसलिए एंगल एक बराबर हो जाएगा, ACO चाहिए, केंद्र पर अंतरित कोण है ACO, परिधि पर एंगल ACO प्लस, अब ये CAO नहीं चाहिए, CAO नहीं चाहिए, अपने को बात इसकी करनी है, तो अपन लिख सकते हैं CAO की जगह ACO, एंगल ACO। अब आगे देखिए, 1 इक्वल कितने हो गए, 2 हो गए ना, तो 2 एंगल ACO, ठीक है। और अब इसको अपन कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब जो काम यहाँ किए हैं समझ में आ गया होगा, वही काम अपन कौन से त्रिभुज में करेंगे, CBO में करेंगे, दूसरे ट्रायंगल में करेंगे। तो लिखेंगे अब त्रिभुज CBO में, अब उसमें यही काम करेंगे, सेम सेम बिल्कुल डिक्टो। आप भी साथ साथ बताएं, जो एंगल 2 होगा वही कोण है, तो एंगल 2 इक्वल होगा किस किस के, इसके नहीं, इसका जो पड़ोसी उसके नहीं, बच गए कौन से, एक तो ये और एक ये, तो इसका नाम दे देंगे OCB, कोण OCB प्लस इसका नाम दे देंगे OBC, एंगल OBC, ठीक है। अब अपन ये वही बात कह सकते हैं, क्योंकि CO और BO क्या है, बराबर है, क्योंकि ये भी रेडियस है, क्योंकि CO इक्वल BO, ठीक है, CO इक्वल BO, क्योंकि रेडियस है, रेडियस आर इक्वल, ठीक है। तो अब ये कह सकते हैं, इसलिए ट्राइएंगल कौन सा, COB या CBO, CBO एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के सामने कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसके समान भुजा ये हैं, ये और ये, इसके सामने का कोण तो ये OCB बराबर हो जाएगा इसके सामने का कोण ये OBC के, और इसलिए अपन इस बात को, कौन सी बात को, कोण 2 एंगल 2 इक्वल OCB चाहिए, क्योंकि ये चाहिए ना अपने को, इसको तो प्रूव करना ही है।
OCB को तो प्रूव करना है, तो OCB चाहिए अपने को, एंगल OCB प्लस OBC नहीं चाहिए। इससे अपने को क्या मतलब, इससे कोई मतलब ही नहीं अपने को तो बात किसकी करनी है, तो इसकी करनी है, एक इसकी करनी है, बस दो की बात करनी है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए इसको OBC को अपन क्या लिख सकते हैं, OBC इक्वल किसके, OCB के, तो लिख सकते हैं एंगल OCB। तो देखिए इसलिए एंगल 2 इक्वल कितने OCB, 2 एंगल OCB, इक्वेशन सेकंड। और अब अपने को यदि 1 और 2 नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, कौन सा हो जाएगा, AOB। कब आएगा, जब 1 और 2 दोनों जुड़ेंगे, तो अपन कह सकते हैं एक समीकरण को और दो समीकरण को जोड़ने पर। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ देंगे, इधर वाला पार्ट इधर, उधर वाला पार्ट उधर। इधर कौन कौन है, एक तो 1 एंगल फर्स्ट, इधर कौन है इसका एंगल 2 इक्वल, इधर कौन है 2 ACO, 2 एंगल ACO प्लस उधर कौन है 2 एंगल OCB। ठीक है, अब ये 1 और 2 मिलकर क्या बन गया, 1 और 2 मिलकर बन गया एंगल AOB, जो कि चाप AB द्वारा कहां पर अंतरित कोण है, केंद्र पर अंतरित कोण है। तो लिख सकते हैं AOB इक्वल हो जाएगा इसके, अब देखो ACO कौन सा है, 2 ACO, 2 कॉमन ले लो पहले, इसमें 2 है, इसमें 2 है, कॉमन ले लो, पोस्टर में क्या बच गया, एक तो ACO बच गया प्लस एंगल OCB बच गया। 2 कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया, यहाँ पर ACO बच गया और यहाँ पर OCB बच गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं अपन AOB इक्वल 2, अब देखो ACO कौन सा है, ACO है ये वाला कोण, ये वाला कोण ACO, और OCB कौन सा है, OCB है ये वाला कोण, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ACB बन जाएंगे। तो कोण ACB, यही अपने को क्या करना था, प्रूव कि एक ही चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये 2 गुना हो गया किसका, परिधि पर अंतरित कोण का। ठीक है, अब इसको एक बार चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसी का दूसरी बात, इसी प्रमेय को काम में लेते हुए जो आपके बार बार काम आने वाली है वो भी देखते हैं अपन। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री, राइट एंगल होता है अर्धवृत्त में बना कोण। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेमी सर्किल अर्धवृत्त क्या होता है, आपको पता है, पहले बताया था प्रश्नावली शुरू होने से पहले। केंद्र से जब व्यास जाता है, ठीक है, डायमीटर जाता है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कि नहीं। तो A B इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए ये जो चाप है AB आर्क है, वो कैसा आर्क है, सेमी सर्किल आर्क है। पहले कहा था मैंने अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त का चाप है। तो अर्धवृत्त का चाप कितने डिग्री का एंगल करेगा, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल अंतरित करेगा, तो 180 डिग्री करेगा। कितने करेगा, 180 डिग्री का। अब इसी चाप के द्वारा पहले तो आपको अर्धवृत्त में कैसे कोण बनता है, A से भी जाना चाहिए, परिधि पर कहीं भी टकराएगा और वापस कहाँ आ जाए, B पर आ जाए। कैसे भी बना दो, कैसे भी बना दो, ये सारे कोण आपको पता है। अभी क्या पढ़ा आपने कि केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। इसका मतलब परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होगा, आधा होगा। तो ये 180 है, तो ये कितने का हो जाएगा, अपने आप ही 90 डिग्री का। तो ये बात काम आने वाली है आपके, क्या काम आने वाली है कि अर्धवृत्त के अंदर जो भी कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कंपटीशन में भी काम आएगी, हमेशा काम आएगी अब ये बात। तो कैसे बनता है अर्धवृत्त में, दोबारा देख लो, ये हो गया आपका वृत्त, ये हो गया आपका क्या, डायामीटर। क्योंकि डायामीटर तो क्या करेगा, व्यास ही तो क्या करेगा, अर्धवृत्त बनाएगा। अब A और B, AB एक चाप हो गया,
चाप हो गया। अब अर्धवृत्त ये भी है, ये भी है, इसके अंदर कैसे बना दो, ए से जाना चाहिए, परिधि पर टकराना चाहिए, बी पर आ जाना चाहिए। ये कोण जो बनेगा वो होगा कितने डिग्री का, 90 डिग्री का होगा। अब इसी के साथ अपन एक बात और प्रूव कर सकते इसके अंदर। कैसे प्रूव किया पता है आपको? अभी है, आगे देखिए एक और प्रूव कर सकते हैं कि एक ही चाप, जैसे मान लीजिए ए बी है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण अभी था ये ए ओ बी, ये दुगुना होगा किसका, परिधि पर अंतरित कोण। परिधि कौन सी है, सर्कमफेरेंस कौन सी है, इसके अलावा सारा शेष भाग ये है, सारा शेष भाग ये है कि नहीं। तो इसको अपन ये कोण बन जाए, उसका क्या हुआ, 2 गुना ये हुआ। अब चाहे ये कोण बन जाए उसका भी 2 गुना होगा, चाहे ये कोण बन जाए उसका भी क्या होगा, 2 गुना होगा, और चाहे किसी प्रकार से कोण बन जाए ये सबका क्या होगा, 2 गुना, सबका 2 गुना है। तो जब मान लीजिए 120 का है तो ये सब कितने के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो अपन ये कह सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के एक भाग की परिधि पर शेष परिधि पर अंतरित कोण, सारे जो अंतरित कोण है वो क्या होते हैं, समान होते हैं। सारे कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, सिद्ध हो गया। 120 का है तो ये सब आधे होंगे, बराबर होंगे। तो इसको अपन कह सकते हैं कि एक ही चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर अंतरित सभी कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो 3 बातें पढ़ी। पहली बात तो क्या पढ़ी कि एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का क्या होता है, 2 गुना होता है। तो परिधि पर अंतरित कोण केंद्र पर अंतरित कोण का क्या होगा, आधा होगा। दूसरी बात क्या पढ़ी, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। और इसी के द्वारा एक बात और पढ़ी, एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण एक ही वृत्तखंड में समान होते हैं, इस बात को एक बार दोबारा देख लो कि वृत्तखंड मैंने यूज किया है शब्द, ये है वृत्त। तो ए बी चाप भी है, और वृत्तखंड कैसे बन गया कि जीवा जब इसको मिलाएंगे तो 2 वृत्तखंड हो गए, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। तो एक ही चाप ए बी द्वारा अंतरित सारे कोण एक ही वृत्तखंड में समान होते हैं। इधर जो भी कोण बनेंगे इसके ऊपर वाले वो सब समान होंगे, सब समान होंगे। इधर जो भी कोण बनेंगे वो सब क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन इसके द्वारा इधर जो कोण बनेंगे ये कोण इसके ये समान नहीं होंगे। इधर वाले सारे समान और इधर वाले सारे समान, इधर वाले सारे समान होंगे, उधर वाले सारे समान होंगे। ठीक है, तो ये बात नोट कर लायक है, परीक्षा में काम आएगी बार बार। और अगले वीडियो में अपन 12.3 के क्वेश्चनों को हल करेंगे। धन्यवाद।